हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति आपने पढ़ा भी है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस तो आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो अब अपने को या आपको स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ। तो जो सेल वॉल है, अगर अपन वैसे देखें, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो ये बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इसी कारण ये जो वॉल है, ये जो भित्ति है, इस भित्ति को अपन निर्जीव परत कहते हैं। जैसे अपने जो लकड़ी है, तो जब पेड़ में होती है तब तक तो सजीव है, लेकिन जब वो पेड़ से किसी और में आ जाती है तो अपन उसको निर्जीव कहते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, केवल क्या रह जाती है? कोशिका भित्ति या सेलुलोज उसमें रह जाती है। तो इसलिए जो है सेल वॉल को अपन क्या बोलते हैं? निर्जीव परत या नॉन लिविंग लेयर। ठीक है, अब अपन देखो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये बनती है, यानी कि जब स्टार्टिंग होती है, तब तो ये वॉल बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। ये कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ढंग से याद करनी है। तो इसमें पूछा भी जाता है कि सेल वॉल जो है, जो स्टार्टिंग में या प्रारंभिक अवस्था में मुलायम क्यों होती है? तो उसका मेन कारण क्या है कि उस समय इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है? मुलायम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये विकास करती है, जैसे जैसे डेवलप होती है, तो ये किस में बदल जाते हैं? पैक्टोज और सेलुलोज में, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी कठोर हो जाती है और उसके बाद में ये डेड भी या मृत भी हो जाती है। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कि ये दिख तो अपने को एक मोटी रही है, लेकिन इसमें कई सारी परतें होती हैं। अब परतों में सबसे पहले अपन देखते हैं जो परत है वो है मध्य पटलिका, या जिसे बोलते हैं मिडिल लेमिला। अब जैसे दो जो सेल्स हैं, उन दोनों सेल्स के बीच में ये कॉमन होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो दो कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के बीच में कॉमन है, उसके लिए भी है और दूसरी कोशिका के लिए भी। तो जैसे आप डायग्राम में यहाँ देख भी रहे हो, तो ये मिडिल लेमिला है जिसे मध्य पटलिका कहते हैं। और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखनी है कि ये किसकी बनी हुई है। एक तो स्थिति इसकी देखनी है, पोजीशन देखनी है, और दूसरा देखना है कि ये किसकी बनी हुई होती है। तो सबसे पहली बात तो कि ये सबसे पहली भित्ति है और ये दो कोशिकाओं के बीच में है, इसलिए दोनों की क्या है? कॉमन है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कैरी लेते हो, जो आम होता है, जो कैरी जिसको जानते हो आप, तो पहले तो ये क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन जब वो फल पक जाता है, आम पक जाता है, तो वो क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। तो ये जो है, इसीलिए जो है कि ये पैक्टेट की बनी हुई होती है, और पकते समय ये जो पैक्टेट है कठोर से किस में बदल जाता है? मुलायम में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। डायग्राम में आप देखो, मिडिल लेमिला के बाद में प्राइमरी वॉल है, और ये जो वॉल है, यह जो कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी होती है? हेमी सेलुलोज और पैक्टिक की। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है स्थिति और रासायनिक पदार्थ इसमें कौन सा उपस्थित है। फिर उसके बाद में है सेकेंडरी वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति। अब आप इसमें देख रहे हो S1, S2, S3, यानी जो सेकेंडरी वॉल है उस वॉल में भी 3 परतें पाई जाती हैं। और ये जो परतें हैं किसके बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, इन सब का ये मिक्सर होता है। तो इस तरीके से जो है सेकेंडरी वॉल में या द्वितीय भित्ति में भी आपको 3 परतें दिखाई देती हैं, और इसी से सबसे ज़्यादा जो सेल वॉल है वो दृढ़ या कठोर होती है। फिर उसके बाद में और अपन अंदर जाते हैं तो फिर अपने को मिलती है तृतीय कोशिका भित्ति। ये जो तृतीय कोशिका भित्ति है, ये
शुद्ध रूप से, ये मान के चलो कि अगर सेलुलोज है तो प्योर जो सेलुलोज है वो किसकी बनी हुई है, सेकेंडरी टर्सरी या तृतीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। वैसे सेकंड और थर्ड में इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन इसको मानते हैं। फिर यहाँ पे देखो कि आपको जो बी वाला है उसमें आपको दिख रहा है कि इनमें जो ये पट्टिकाएँ होती हैं इनमें सेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है। तो इस तरीके की कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनकी इसमें कोटिंग पाई जाती है। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है कि देखो हम सेल वॉल को क्या मानते हैं, मृत भित्ति मानते हैं, लेकिन फिर इसके द्वारा भी जो है कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं और इन छिद्रों को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से धागे पाए जाते हैं। तो इन धागों को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और कभी कभी ये चीज़ आपसे पूछी भी जाती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है सेल वॉल की यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फिर है अपने पास में कि जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल में अलग अलग जो कोशिकाएं उनमें अलग अलग तरीके के, जैसे आपने कई प्रकार के ऊतक पड़े हुए हैं, जैसे पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है। तो ये सब जो हैं इनकी जो बाहर कोशिका वॉल है या जो सेल वॉल है वो पूरी की पूरी विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ के जमे होने के कारण अलग अलग प्रकार की यहाँ पे होती है। आप देखो इसमें कुछ ये डायग्राम आप देख रहे हो, तो इसमें देखो सेलुलोज भी है, फिर उसके बाद में हेमीसेलुलोज भी है, लिग्निन भी है, पेक्टिन भी है, प्रोटीन भी है। तो ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर सुबेरिन है, तो जो सुबेरिन होता है वो इस सेल वॉल में जैसे जो भी फैट वगैरह उसके लिए काम में आता है, और इसी के कारण जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो जैसे आपने कॉर्क सेल्स वगैरह या कोर कोशिकाओं का पढ़ा होगा, तो उसमें सुबेरिन होता है। फिर उसके बाद में पेक्टिन है, तो पेक्टिन जो है वो पहले तो कैसी होती है, बहुत कड़क होती है, और ये उस समय ये अधिकतर आपको किस में मिलेगी, फ्रूट्स में। तो उस समय जब अभी भी स्टार्टिंग में भी मैं आपको बताया था कि जब फल पक जाता है तो वो उस घुल जाती है। फिर है लिग्निन, तो लिग्निन जो है इसको बहुत ज़्यादा कठोर बनाता है। तो जो अपने स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनमें जो है लिग्निन ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर सेल्यूलोज है, तो जो कोलेनकाइमा है उन सेल्स में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा सेल्यूलोज मिलेगा। और जैसे जो आपको पता है कॉटन के जो फाइबर्स हैं, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कॉटन के फाइबर्स में जो है कोलन जो आपको सेलुलोज है वो ज़्यादा मिलता है कोलेनकाइमा। फिर उसके बाद में कुछ में क्यूटिन भी होता है, जैसे कई ऐसे होते हैं प्लांट्स या सेल्स होती हैं जैसे जिनमें से मोम निकलता है या कोई और चीज़ निकलती है, तो उस समय जो है वो क्यूटिन बनता है। फिर कुछ सेल्स वॉल में जो है म्यूसिलेज भी होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये गुड़हल है या भिंडी में आपने देखा लसलसा सा पदार्थ होता है, तो वो किसके कारण होता है, सेल वॉल में म्यूसिलेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इसके कुछ अपन फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कि ये जो है इसकी हार्डनेस करता है। फिर अब आप देखोगे कि प्लांट सेल में कोई भी स्केलेटन या बोन्स वगैरह नहीं होती है, तो ये एक तरीके का उसका आप ये मान सकते हो कि स्केलेटन सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में ये प्रोटेक्शन भी करता है। और अगर हम शेप की बात करें तो ये किसी भी प्लांट है उसके ऑर्गन को सेल जो है शेप इसकी बनाता है या आकार उसका निश्चित करता है। फिर इसमें देखो प्लाज्मोडेस्माटा जो मैंने आपको बताए थे, इनसे जो है जो भी एक सेल से दूसरी सेल में आदान प्रदान होना है, एक्सचेंज होना है, तो प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। उसके बाद में ये ऑस्मोसिस बैलेंस भी करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इसके फंक्शन हैं जो किसके होते हैं, सेल वॉल के। अब देखो अपन दूसरा इसका करते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली।
अब ये देखो जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, चाहे आप इसको कोशिका झिल्ली कहो, कुछ भी, दोनों में से आप कुछ भी इसको कह सकते हो। और जैसे सेल वॉल है तो वो एनिमल सेल में नहीं मिलती, लेकिन ये आपको सभी सजीवों में मिलेगी। ये जो मेम्ब्रेन होती है एक तो बहुत पतली होती है, थोड़ी सी जो है सॉफ्ट भी होती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि जिसकी आवश्यकता होती है उसी को अंदर जाने देती है, बाकी जो चीज़ को एंटर नहीं करने देती है, चाहे वो वाटर ही क्यों नहीं हो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब ये देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, ये बनती किससे है, तो ये प्रोटोप्लाज्म से बनती है। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लेना कि ये प्रोटोप्लाज्म है। जैसे अपने दूध है, अपन दूध को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद मलाई जम जाती है, तो उसी तरीके से जो प्रोटोप्लाज्म है उससे ही इस मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में देखो कुछ इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं कि 1855 में नेगेले और सी क्रैमर, इन्होंने जो है सबसे पहले इसका नाम दिया था कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, फिर इसको नाम दिया गया प्लाज्मा लेमा। और ये जो है चाहे सेल मेम्ब्रेन कह दो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दो, ये नाम किसने दिए थे, ये नाम दिए थे फेफर और प्लॉव ने। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ डिस्कवरी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसने इसको डिस्कवर की और किसने इसका नाम दिया। फिर अपन इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दो चीज़ मिलेगी, इसमें एक तो प्रोटीन मिलेगा और एक आपको फैट या लिपिड मिलेगा। और अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो ये 75 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी मोटाई होती है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 3 मॉडल दिए हैं, और वो आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पे आपको मॉडल दिए। अब देखो अपन सबसे पहला जो मॉडल है वो मॉडल कौन सा है, कोशिका कला का सैंडविच या त्रिस्तरीय प्रतिरूप, सैंडविच और ट्राई लैमिनल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल है ये मॉडल दिया था, आपको ध्यान रखना है कि किसने दिया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, डेफसन और डेनियल ने दिया था 1935 में। और इनके अनुसार क्या था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दो चीज़ से मिलके बनी हुई है, एक तो है प्रोटीन और एक है फॉस्फोलिपिड्स। अब ये जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड इसका सैंडविच नाम इसीलिए है, जैसे आप लोग अपन सैंडविच खाते हैं तो दोनों तरफ ब्रेड और बीच में आलू होते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो ऊपर आपको पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, नीचे पर्पल के, वो तो हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन तो होता है इसमें 40%, और 60% जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं येलो और थोड़ी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो है 60%, जिसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये इन्होंने एक मॉडल दिया था, और ये मॉडल सैंडविच की तरह था, इसलिए इसको जो है सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। अब ये जो है हालांकि अधिकतर ने इसको नहीं माना कि नहीं इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन अब स्टार्टिंग में इसी तरीके का मॉडल दिया गया। अब देखो जो दूसरा मॉडल है यह है कोशिका झिल्ली का एकक या इकाई झिल्ली प्रतिरूप, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये दिया था किसने, जे डेविड और रॉबर्टसन ने 1959 में। तो ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था, और इनके अनुसार क्या था कि यहाँ पर आपको मतलब लगभग उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है कि इसमें जो है अगर अपन इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें 60% तो है प्रोटीन और
40% है लिपिड, जबकि जो सैंडविच में था उसमें 60% फॉस्फोलिपिड था और 40% था प्रोटीन। तो एक तो ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद में इन्होंने, हालांकि चीज़ उसी तरीके से आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और फिर अगर अपन इसकी थिकनेस देखें तो वही 75 से 200 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के लेयर्स पाए जाते हैं 20 एंगस्ट्रॉम के, तो वो 40% हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 8 to 50% यहाँ पे 550 एंगस्ट्रॉम के यहाँ पे छोटे छोटे छेद भी मिलते हैं। और इसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो हाइड्रोफिलिक है और बाहर वाला, और जो अंदर वाला है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से इन्होंने मॉडल दिया था, लेकिन ये मॉडल भी जो है यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। फिर देखो जो थर्ड मॉडल था वो मॉडल किसका था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको काफ़ी जो है आज हम इसी रूप में मानते हैं। और इन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें लिपिड भी मिलता है और उसमें प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन इनका सबका थोड़ा सा लगने का क्रम अलग अलग है। सबसे पहली बात तो इसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन दो तरीके के हैं, एक तो है इंस्ट्रिंग यानी कि समाकल, और दूसरा है एक्सट्रिंग यानी कि परिधि। तो इस तरीके से इसमें दो तरीके के आपको प्रोटीन मिलेंगे। जो समाकल प्रोटीन है वो जो लिपिड है उस लिपिड में आपको धसे हुए दिखाई देंगे, जबकि जो परिधीय प्रोटीन है वो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। और यही प्रोटीन है जो पदार्थों के आदान प्रदान में होते हैं। तो आप इसमें डायग्राम आप देख रहे हो तो आपको कुछ पेरिफेरल प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंट्रीगल प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ पे देखो जो फैट है और जो समाकल प्रोटीन है वो दोनों तो होते हैं एम्फीफैटिक, और इनमें जो है ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, यानी जल से आकर्षण भी होता है, जल से अलग भी होते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्थिति किस तरह की होगी कि जब ये वसीय परत में पाए जाएंगे तब तो होंगे जल विरागी, और जब ये बाहर होंगे तो कैसे होंगे, जल अनुरागी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। और ये जो है इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि ये अर्ध तरल अवस्था में, इन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, अर्ध तरल यानी कि क्वासी फ्लूइड अवस्था में होती है इसमें फैट के मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अगर आप देखोगे तो मोज़ेक मतलब होता है धुंधला सा, तो जो इसमें समाकल या इंस्ट्रिंग प्रोटीन है वो एक मोज़ेक की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये आज भी जो है अपन इसको सही मानते हैं। फिर उसके बाद में देखो थोड़ा सा और है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जैसे डेस्मोसोम है, इसमें देखो डेस्मोसोम्स होते हैं। ये जो डेस्मोसोम्स होते हैं ये धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हार्डनेस या उसको मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। फिर इसमें कुछ इंटरडिजिटेशन ये जो है ये अधिकतर एनिमल सेल्स में मिलते हैं, और इनमें भी क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एक्सचेंज करने का या चिपकने का काम करते हैं। फिर कुछ में माइक्रोविलाई होती है, ये भी प्लांट सेल्स में मिलती हैं, और ये भी जो है उंगली जैसे होते हैं, और ये एक्चुअली इसलिए होते हैं ताकि कोई अवशोषण या कोई क्रिया हो रही हो तो उस समय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। जैसे डाइजेशन वगैरह में है तो वो जो है एरिया बढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ अपन इसके फंक्शन भी देख लेते हैं। तो फंक्शन में जैसे सबसे पहले तो
ये आकार में हेल्प करती है, यानी शेप में हेल्प करती है। हालांकि प्लांट सेल में ज़्यादा रोल सेल वॉल का होता है, लेकिन एनिमल सेल में ये शेप का काम करती है। फिर उसके बाद में क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, इसलिए जो भी पदार्थ है उनके आदान प्रदान या एक्सचेंज में हेल्प करती है। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देती है। फिर ये संवहन यानी कि जो आदान प्रदान करती है या किसी चीज़ को लेने का काम करती है, तो वो कहलाता है अभिगमन या ट्रांसपोर्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये दो तरीके का होता है, पैसिव और एक्टिव, निष्क्रिय और सक्रिय। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब ऊर्जा खर्च नहीं की जाए तो उसे बोलते हैं पैसिव। और जब ऊर्जा मतलब एटीपी खर्च की जाती है तो जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सक्रिय या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा फिर ये कुछ पदार्थों को ग्रहण करने, जैसे अमीबा वगैरह है तो उसमें ये किसी पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? भक्षण या एंडोसाइटोसिस। और जब ठोस पदार्थों, ये इम्पोर्टेंट कर लेना है, जब हम सॉलिड या ठोस पदार्थों को ये ग्रहण करती है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब ये लिक्विड यानी तरल पदार्थों को ग्रहण करती है तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। उसके बाद में ये थोड़ा सा चिपकने या आसंजन का काम भी करती है। थोड़ी चिपचिपी होने के कारण ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चिपकने का काम भी करती है। फिर इसमें देखो, क्योंकि जैसे यहाँ पे किसी चीज़ को भक्षण किया गया है, वैसे इसको उत्सर्जन भी किया जाता है। और वो उत्सर्जन में क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकलने की क्रिया। फिर यहाँ पे देखो कुछ में, जैसे अगर अपन बैक्टीरिया वगैरह की बात करें तो इसमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताए भी थे कि ये श्वसन का काम करते हैं, यानी कि कभी कभी ये, हालांकि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें मेसोसोम्स अपन किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये वहाँ पर श्वसन का काम भी करते हैं, इनमें एंजाइम भी होते हैं, तो ये श्वसन क्रिया का काम भी यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ फंक्शन वगैरह अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। तो अपन ने आज सेल वॉल की स्ट्रक्चर भी कर लिए, उसके फंक्शन भी कर लिए, और सेल मेम्ब्रेन के भी अपन ने, जो तीनों मॉडल हैं, इन तीनों मॉडल में जो थर्ड वाला है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी सारे इसके स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।